नमस्कार मित्रों, मैं प्रदेश श्रीवास्तव कहानी टाइम में आपका स्वागत करता हूं। लीजिए सुनिए मेरे उपन्यास वह अब भी वही है का 5वां भाग। उसी दिन मैंने देखा कि अपने लक्ष्य के लिए कैसे जुनूनी होकर कोशिश की जाती है और लक्ष्य पाने के लिए कैसे अपने को फिट रखा जाता है। मैडम केवल सप्ताह के 2 दिन खूब जम के खाती पीती थी और खूब मस्ती करती थी। सप्ताहांत होने की पहले वाली शाम और रात को। अगले दिन पूरी छुट्टी। बाकी दिन यदि रात में 2-3 पैक शराब को छोड़ दें तो उनका जीवन बड़ा ही संयम से भरा हुआ था। बहुत ही संयम से वह रहती थी, कड़ी मेहनत करती थी। समीना 2-4 दिन बाद मेरा मन वहाँ लगने लगा। साहब के यहाँ की तरह यहाँ एक खास तरह का भय हावी नहीं रहता था, कोई डर नहीं था। यहाँ आए 10 दिन बीता होगा कि जो नौकर अपने घर गया था उसका फ़ोन आया कि अपने घर की नाजुक हालत के कारण अब वह कभी नहीं आ पाएगा। साथ ही उसने मैडम से यह भी प्रार्थना की कि उसका जो भी थोड़ा बहुत सामान कपड़ा लत्ता है वह और उसकी पगार पार्सल मनी ऑर्डर से भिजवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। अगले ही दिन तोंदियल के माध्यम से मैडम ने यह सब करा दिया। पार्सल का खर्चा भी उस नौकर की पगार से नहीं काटा, जबकि 5 अलग अलग बड़े पैकेटों में पार्सल भिजवाया गया था। इतना ही नहीं, उसका जो पैसा बन रहा था उसमें 1 महीने की तनख्वाह और बढ़ाकर भेजी। समीना यह सब देखकर मैं एकदम दंग रह गया कि जिस शहर में मरते हुए कोई एक गिलास पानी देने के लिए भी नहीं रुकते, क्षण भर को किसी के पास टाइम नहीं कि धंधे का खूटी होगा, उसी शहर में एक यह भी है। मेरे मन में उनके लिए बड़ा सम्मान उभर आया और साथ ही स्वार्थ भी कि मैडम से कहूँगा कि मुझे कहीं एक्टिंग का एक मौका दिला दें। समीना नौकर का वापस न आना आगे चलकर मेरे छब्बी के लिए बहुत ही घटनापूर्ण साबित हुआ। छब्बी को वहाँ स्थायी रूप से रुकना पड़ा, क्योंकि छब्बी की तरह मैं भी मैडम की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहा था। इस बीच एक दिन बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। मैडम ने बताया कि नियमानुसार मेरा पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, जिसके लिए होम डिस्ट्रिक्ट का पता चाहिए। मैंने टालने की कोशिश की तो वह एकदम और ज़्यादा पीछे पड़ गई। अंततः मैंने विलेन किंग बनने की सारी बात बताते हुए कहा, इतने दिन हो गए हैं घर से गायब हुए, मैं किसी भी सूरत में वहाँ कोई खबर नहीं देना चाहता, इसलिए वह ऐसा कुछ ना करे, भले ही मुझे नौकरी से निकाल दें। साथ में मैंने एक्टिंग का मौका दिलाने की भी बात कह दी। अपना सपना पूरी तरह चूर होता देखकर मेरा रोया रोया क्रोध से भड़का हुआ था। मेरा शरीर साफ साफ थरथराता हुआ दिख रहा था। उन्होंने कुछ देर मुझे घूरने के बाद कहा, ओके गो। इसके बाद मुझसे कई दिन तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैं बड़े असमंजस में पड़ा रहा कि वह क्या करेंगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो 5वें दिन मैंने विनम्रतापूर्वक पूछ लिया कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। इस पर वह अपेक्षा के विपरीत थोड़ा रूखे स्वर में बोली, तुमने कहा घर तक बात नहीं जानी चाहिए तो नहीं जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनकी इस बात से मेरे जान में जान आ गई। मैंने उन्हें कई बार धन्यवाद दिया। फिर एक एक करके मैडम के यहाँ 8 महीने गुजर गए। इस बीच में मैडम के साथ ध्यान, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, आसन में पारंगत हो गया। इससे कम से कम स्वास्थ्य, इच्छा शक्ति, मनोबल, चुस्ती फुर्ती में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करता था। छब्बी के साथ अब मेरी नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब हम एकदम खुलकर हंसी मजाक करते थे, इतना खुलकर कि उससे ज़्यादा खुलने के लिए एक और सीमा गढ़नी पड़ती। हमारी नज़दीकियाँ अब साथी से आगे निकलकर प्रेम के स्तर तक पहुँच गई थी। यह बात तोंदियल को बहुत अखरती थी और अपना यह गुबार हुआ मौका मिलते ही किसी न किसी बहाने मुझे छिड़क कर निकालता, मुझे झिड़कता, मुझे झिड़क झिड़क कर अपनाया
गुब्बारा निकलता। मैडम के सामने मुझे फंसाने, ज़्यादा से ज़्यादा काम मुझ पर लादने की कोशिश करता। इस बीच क्योंकि मैडम का विश्वास मैंने जीत लिया था, सो मेरी भी हिम्मत बढ़ चली थी। तो मैंने धीरे धीरे उसे यह समझा दिया कि छब्बी तेरी जागीर नहीं है। अगर वो मुझे चाहती है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? तुम उसे रोक सकते हो तो रोक लो, मैंने तुम्हें मना किया है क्या? फिर मैंने एक पासा और फेंका और यह पासा इतना सटीक पड़ा मैं कि मैं खुद दंग रह गया। मैंने उससे कहा, देखो तुम्हारे बीवी बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है, तुम एक भाग्यशाली आदमी हो। मुझे देखो, सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। मूर्खता में अपने हाथों अपनी खुशियों में आग लगा ली। आज मर जाऊं तो कोई पूछने वाला नहीं। सरकार लावारिस लाश कहकर कुछ भी कहीं कुछ कर देगी, या अभी तब जब भाग्य कुछ साथ देगा, नहीं तो अंतिम वस्त्र तक नसीब नहीं होगा। कहीं पड़ा सड़ गल कर खत्म हो जाऊंगा। कोई आंसू बहाने वाला होगा या छोड़ो, किसी की आंखें भी गीली ना होंगी। ऐसे में तुम भी अपनी बसी बसाई जिंदगी में अपने हाथ से क्यों आग लगा रहे हो? छब्बी तुम्हारा कोई मेल नहीं है, इसलिए क्यों ना हक अपना जी जलाते हो? हंसी मजाक तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उसे इतनी गंभीरता से लेना तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगा। मेरे तर्क काम आ गए और तोंदियल सिमट गया अपने खोल में। अब मैं बिना रुकावट छब्बी के साथ मजे लेने लगा। समीना क्या है कि जब व्यक्ति को उसका मनचाहा नहीं मिलता, उसे लगता है कि असंभव नहीं है, तो उसका मोह भंग हो जाता है और फिर वह जिस ओर मुड़ता है उसी ओर चलता चला जाता है। तो तोंदियल भी जब मुड़ा तो वापस मुड़कर नहीं देखा। वह छब्बी हमारे बीच अब एक मित्र तक ही रह गया। वह भी वैसा मित्र जो एक जगह काम करने के कारण एक दूसरे को जानते हैं। बस उसकी हंसी मजाक भी अब पहले जैसी नहीं होती थी। छब्बी तो उससे पहले से ही ज़्यादा खींच चुकी थी। समीना जल्दी ही वह दौर भी शुरू हो गया जब मैं मौका मिलते ही छब्बी को बाहों में भर लेता, उसे जी भर के प्यार कर लेता। 24 घंटे में यह मौका एक बार निश्चित मिलता था। वह टाइम था लंच टाइम, जो मात्र 30 मिनट का ही होता था। उस समय ऐसे कोने में उसे लेकर मैं जरूर पहुंचता था जहां कैमरे से बचकर छब्बी को पा सकूं। वह भी जैसे इस पल का इंतजार करती थी। समीना यह सब चल रहा था और जिंदगी रोज नए रंग दिखा रही थी, लेकिन फिर भी मेरा विलेन किंग बनने का सपना नहीं टूटा था। हाँ, समय के किसी छोटे से हिस्से में कभी पल भर को कुहासा सा आ जाता था। मैडम मेरी उम्मीद बनी हुई थी। मैं कैसे अपनी बात उनके सामने मजबूती से रख सकूं, इसका एक जरिया छब्बी के रूप में अब मेरे सामने था। मगर उनके सामने अपनी बात रखने से पहले मैं मैडम को अच्छे से समझ लेना चाहता था। उनके विचारों को पढ़ लेना चाहता था, वह भी छब्बी के माध्यम से, क्योंकि छब्बी उनके ज़्यादा करीब थी और मुँह लगी भी। उनके बेडरूम में भी वह लंबे समय तक उनकी सेवा करती थी। जैसा वह बताती थी उससे यह भी साफ था कि वह उनसे बहुत हल्का फुल्का मजाक भी कर लेती है। अब क्योंकि वह मेरे बेहद करीब थी तो मैं बेहिचक उससे मैडम के बारे में पूछताछ करने लगा। खुलकर बात करने का मौका हमें छुट्टियों वाले ही दिन मिलता था और बालकनी हमारा ठिकाना होती थी। तोंदियल से मिन्नत कर मैं उसे अलग कर देता था। वह अंदर टीवी देखता या तान के सो जाता। कैमरों के कारण हमारी मनपसंद जगह बालकनी ही होती थी। शुरू में मैडम की बात बताने से हिचकने वाली छब्बी बाद में खुलकर सब बताने लगी, बल्कि तमाम बातें तो खूब चटकारे ले लेकर बताती। हालत यह हो गई थी कि बात के दिनों में मैं पूछूं उससे पहले वह खुद ही शुरू हो जाती थी। उसने साफ साफ बताया कि मैडम डेली रात में साहब से बात करती है। मेरे सामने सारी बातें अंग्रेजी में करती हैं, इसलिए मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ती। हाँ, 2-4 बातें ऐसी हैं जिसे वह रोज़ कई बार बोलती हैं, जैसे नॉटी बॉय, बाओ, ओके, कूल, ओ नो, नो नो। इन बातों का तात्पर्य मैं
निकाल लेता था। उसने यह भी बताया कि मैडम अंदर लगे टीवी पर काफ़ी देर तक अलग अलग न्यूज़ चैनल देखने की आदी हैं। उन्हें पुराने फिल्मी गाने पसंद हैं जो हल्के वॉल्यूम पर चलता हो। मुकेश, किशोर, हेमंत कुमार, मन्ना डे को ज़रूर सुनती हैं। इसके अलावा हॉलीवुड की एक्शन मूवी भी देखती हैं। मगर अजीब आदत यह है उनकी कि इन मूवी को देखते समय वह टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर देती हैं। इधर हिंदी गाने सुन रही होती हैं और उधर टीवी देख रही होती हैं। छब्बी ने इसे अजब गजब तमाशा नाम दिया था। उसने यह भी बताया था कि मैडम 1 बजे से पहले कभी नहीं सोती। सोने से ठीक पहले वह मॉनिटर पर पूरे घर को चेक करती है। सोने के आधे घंटे पहले अपनी पसंदीदा ब्रांड की विस्की के 2 पैग लेना उनकी नियमित आदत है। उनकी आदतों में चौंकाने वाला एक तथ्य यह भी था कि वह शराब पीने से पहले पूजा करती थी। बेडरूम में ही बेड के सिराने एक छोटी सी चंदन की लकड़ी की बहुत ही खूबसूरत नक्काशीदार अलमारी थी, जिस पर चांदी के सिंहासन पर मां वैष्णो देवी की चांदी में ही मढ़ी हुई एक फोटो रखी थी, जिसके सामने वह आंख मूंद कर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करती थी। उन्होंने बातचीत में छब्बी को यह भी बताया था कि वह जो भी है वह मां वैष्णो देवी के ही कारण है और गायत्री मंत्र ऐसा मंत्र है जिसके उच्चारण से करने से इंसान को स्वस्थ जीवन समृद्धि दोनों मिलते हैं। आदमी रातों रात शिखर पर पहुंच जाता है। यह मंत्र छब्बी ने उन्हीं से सुनकर याद कर लिया था। अपनी कुछ ही देर की यह पूजा करने के बाद मैडम बेड पर आ जाती थी और कभी 15 तो कभी 20 मिनट बाद एक सिगरेट जलाकर अपने खूबसूरत होठों के बीच फंसाकर गिलास में शराब लेकर उसे ढेर सारी बर्फ डालती थी। फिर धीरे धीरे बड़ी देर में ख़त्म करती थी। यह सब कभी कभी 1:30 बजे तक चलता था। इसके बाद वह सवेरे 8 बजे तक घोड़े बेचकर सो जाती थी। मगर समीना इन सब के बीच छब्बी के लिए करीब आधा पौन घंटा बड़ी मेहनत वाले होते थे। मैडम जोड़ों के दर्द से परेशान रहती थी। उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या ने छू लिया था। खाने पीने का परहेज उनके बस का नहीं था। वह कहती थी कि दवा से ज़्यादा फायदा उन्हें योग प्राणायाम से मिलता है। उनकी तमाम बातों को बताते हुए छब्बी कहती थी कि जब पैसा होता है तो आदमी ज़िंदगी अजब गजब तरीके से ही जीता है। मैडम यही करती थी। एक बार वह घूमने इंडोनेशिया और फिर मलेशिया गई थी। मलेशिया में जिस रिजॉर्ट में वह और साहब रुके थे वहाँ उन्होंने मज़े के लिए ही स्टीम बाथ ली और मसाज भी करवाई थी। लेकिन इससे उन्हें जो आराम मिला उससे वह बहुत इम्प्रेस हुई और फिर जब तक वहाँ रहीं रोज़ मालिश करवाई। मालिश वाले को पैसा देकर कौन सा तेल है यह भी जान लिया था। इंडिया में यह नहीं मिलेगा यह सोचकर आते समय ले भी आई और ख़त्म होने से पहले मंगाती भी रहती हैं। मगर यहाँ उस तरह से मसाज करवाने की समस्या आ खड़ी हुई। यहाँ के कई मसाज पार्लरों में उन्होंने वही तेल ले जाकर मसाज कराया, मगर उन्हें यहाँ की मसाज समझ में नहीं आई। उन्हें लगा कि इतना महंगा तेल बेवजह बर्बाद हो जाता है। समीना, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले जब एक बार छब्बी मैडम की सेवा में वहाँ पहुँची थी और एक दिन दर्द से परेशान होकर मैडम ने हाथ पैर दबाने शुरू किए तो कुछ राहत मिलने पर उन्होंने कहा, तुम मेरी मालिश डेली कर दिया करो, मैं इसके तुम्हें अलग से पैसे दूंगी। छब्बी ने कहा, मैंने सोचा चलो एक ही नौकरी में 2-2 तनख्वाह मिल जाएगी। अगले दिन उन्होंने छब्बी को वह खास तेल दिया और कई वीडियो दिखाया कि उस तेल से वहाँ मालिश कैसे करते हैं। उसमें कई खंड थे वीडियो में, जिसमें किसी में औरत मालिश कर रही है तो किसी में मर्द, और कराने वाले मर्द औरत बिल्कुल निर्वस्त्र होते थे। अपने सारे कपड़े उतार कर जब वह ऊंची चौकी पर लेटते थे उस समय एक पतला सा तौलिया ऊपर डाल दिया जाता था। बहुतों में तो
मालिश के दौरान वह भी हटा दिया जाता था। समीना, छब्बी ने आगे बताया कि मैं वह सब बहुत ध्यान से देख रही थी, क्योंकि मुझे पगार के बराबर और मिलने वाले पैसे दिख रहे थे। मैं मौका खोना नहीं चाहती थी, वह चटकारे लेकर कहती। मैं मन ही मन यह भी सोच रही थी कि वह मैडम विदेश में सारे कपड़े उतार कर स्टीम बाथ मालिश का मजा लिया। पता नहीं मर्द से करवाती थी या औरत से। चलो, कभी तुम्हारा मूड सही रहा तो या नशे में हुई तुम तो यह भी पूछ लूँगी। उसने कहा कि कई वीडियो देखने के बाद मैंने उत्साह में मैडम से कहा, मैडम से मैं सब समझ गई हूँ, आराम से यह मालिश में कर सकती हूँ। छब्बी ने उस दिन जोश में आकर मुझे बताया कि नौन की बिटिया हूँ, मालिश तो हम पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। मगर यह सोचकर मेरे बदन में झुरझुरी सी हो रही थी कि क्या मैडम ऐसे ही सब कुछ उतार कर मालिश करवाएंगी, और ये औरतें जिस तरह से नाम मात्र के 2 कपड़े पहन कर करती हैं मालिश, क्या मुझे भी ऐसे 2 कपड़े ही पहनने देंगी? इन नाम मात्र के कपड़ों में तो क्या जो भी होगी उसे नंगी ही कहेंगे। मैं यह सब ज़्यादा नहीं सोच पाई। मैडम ने बेड पर पहले एक कंबल, उसके ऊपर एक चादर बिछवाई, फिर नाम मात्र की रोशनी वाली एक फैंसी लाइट जलने दी और मेरे देखते देखते कपड़े उतार कर लेट गई। उन्होंने अपने ऊपर नाम मात्र का वह तौलिया भी नहीं डाला जैसा वीडियो में दिखाया गया था। फिर बोली, देखते हैं छब्बी तुमने कितना सीख लिया है। मैंने कहा, आप निश्चिंत रहिए, मुझे पक्का विश्वास है कि आप जरूर खुश होंगी। समीना, किसी को भी जिंदगी का कब कौन सा रंग दिख जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। छब्बी ने बताया कि मुझे बड़ा अटपटा लग रहा था। जीवन का यह पहला अनुभव था। नौन की बिटिया जरूर थी, लेकिन माँ ने इस धंधे से हम लोगों का पीछा बचपने में ही छुड़ा दिया था। उन्होंने मालिश के कई तरीके सिखाए भी थे। गरु समय यानी कि भारी या कठिन समय में यह गुण काम भी आ सकता है। प्रसव के बाद महिलाओं की जाने वाली मालिश खास तौर से बताई थी। ऐसे कई मौक़ों पर मुझे ले भी गई थी। कस्बे की कई मध्यम वर्गीय महिलाओं की मालिश मैंने देखी और की भी थी। वो मालिश के समय भी ब्लाउज पेटीकोट पहने रहती थी। पेटीकोट को ढीला कर सिकोड़ कर एकदम बीच में कर दिया जाता था, जिससे कि उनकी लाश ढकी रहे। एक महिला नौन के सामने भी यह पर्दा था, मगर यहाँ तो मैडम ने एक पल गवाए बिना कपड़े ऐसे उतार दिए मानो वहाँ उनके सिवा कोई दूसरा है ही नहीं। मैडम की मालिश का यह पहला अनुभव बता कर छब्बी हंसी भी जा रही थी। समीना वह बड़ी हंसमुख थी। हंसते हंसते ये बोली, उस समय भी मेरी हंसी नहीं रुक पा रही थी। समीना असल में मैडम की मुंह लगी होने के कारण छब्बी को ज़्यादा डर नहीं था, लेकिन उसके बार बार हंसने पर मैडम ने पूछा, तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? तो छब्बी ने कहा, जी नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ याद आ गया। समीना, इसके बाद छब्बी ने जो बताया उससे मुझे मैडम पर बड़ा गुस्सा आया। आज भी घृणा होती है। छब्बी भी बताते हुए गंभीर हो गई थी। उसने घृणा भरे स्वर में कहा था, तेल से बचने के लिए मैं अपना दुपट्टा और कुर्ता भी बराबर समेट रही थी। मेरे हंसने से भीतर ही भीतर नाराज मैडम ने एक झटके में कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें क्यों कुछ याद आ रहा है, क्यों याद नहीं आया है। मैं जानती हूँ तुम्हें कुछ भी याद नहीं आया है। मैं ऐसे लेटी हूँ इसीलिए तुम्हें हंसी आ रही है। तेल तुम्हारे कपड़े भी खराब कर रहे हैं। तुम बार बार डिस्टर्ब हो रही हो, इसीलिए मालिश ठीक से नहीं कर पा रही हो। टाइम अलग वेस्ट हो रहा है। ऐसा करो, तुम कपड़े उतार कर जैसे एक्सपर्ट कर रहे थे उसी तरह करो। इसके साथ ही मैडम ने पैसे का भी पासा फिर फेंका। वह मेरी पैसों की जरूरत की कमजोर नस पकड़ चुकी थी। कपड़े उतारने की बात पर मैं हाथ जोड़ती हुई बोली, नहीं मैडम, कर लूँगी, आप परेशान ना हो। लेकिन मैडम ने जिस तरह से कहा कि यहाँ कौन देख रहा है, क्या इनर वियर भी नहीं पहन रखे हैं, कुछ कड़ी आवाज़ और उनके बात करने के तरीके ने मेरी हालत ख़राब कर दी। मुझे अपने हाथों से तनख्वाह के बराबर मिलने वाली रकम फिसलती नज़र आने लगी। डर अलग गई कि कहीं साहब से न कह दें। मैं एक पल में मैडम के हथियार के आगे टूट गई। सोना चाहते हुए भी उतार दिए कपड़े। तन पर छोटे छोटे 2 पुराने कपड़े थे। पैसे की तंगी ऐसे कपड़ों पर ज़्यादा नहीं खर्चने देती। जरा सी हंसी के लिए
मैडम इस तरह मेरे कपड़े उतरवा कर मुझे अपमानित करेंगी, जीवन भर ना भूलने वाली सजा देंगी, या मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं उफ भी नहीं कर सकती थी। आखिर उनके सामने मेरी बिसात ही क्या थी। मुझे अपनी हालत गांव कस्बों में अपमानित होने वाली उन औरतों सी लगी जिन्हें दबंगों द्वारा अपनी दुश्मनी निकालने, अपना आतंक कायम करने के लिए निर्वस्त्र करके पूरे गांव मोहल्ले में घंटों घुमाया जाता है। और ये असहाय औरतें अपमान के इस जहर से हड्डियां तोड़ देने वाले दर्द को जीवन भर बर्दाश्त करती हैं, तड़पती कलपती हैं। शर्म के मारे बाकी जीवन घर के अंधेरे कोने में आंसू बहाते बहाते बिताती हैं। घर के लोगों के बीच सामने आने के नाम से ही सिहर उठती हैं। कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती तो फांसी लगा लेती हैं या किसी कुएं में कूद कर मर जाती हैं। लेकिन मैंने मरने की नहीं सोची, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो कोई है ही नहीं जिससे मैं शर्म से जमीन में गिरती। अपनी ही नज़रों में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी तो भीतर ही भीतर आंसू बहाती खुरती एकदम शांत हो उस अजीब सी भीनी भीनी खुशबू वाले तेल से, उनकी ठीक उसी तरह पूरे तन की मालिश की जैसे वीडियो में देखी थी। करीब 40 मिनट की मालिश के बाद उन्होंने अलसाई सी आवाज में मना कर जाने को कहा। ऐसा लगा जैसे वह नींद में थी। मुझे एकदम से अम्मा की याद आ गई। उन्हें आधे सिर की अर्ध कपारी की समस्या थी जो शाम को अक्सर बढ़ जाता था। जब मैं देर तक उनका सिर दबाती तो उनका आराम मिलने पर वह ऐसे ही सो जाती थी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और चली आई बेडरूम से बाहर। सोचा जब कहेंगी तब हटा दूंगी चादर कंबल। मैं भारी मन से अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मुझे लगा कि आज मैं पैसों के लिए बहुत नीचे गिर गई। जिस काम के लिए मन गवाही नहीं दे रहा था, आज वह काम किया। मैडम की निश्चित थी या एक सातिर चाल ही थी कि पहले मुझे पैसे के जाल में फंसाया। मैं उनकी ऐसी मालिश की बात कहीं और ना कहूँ तो मुझे भी नंगी कर दिया। फिर यह भी सोचा कि नहीं, मेरी हंसी के कारण यह सब हुआ, मुझे हंसना ही नहीं चाहिए। आखिर वह दर्द से परेशान एक महिला है जो दिन भर जी तोड़ मेहनत करती हैं। मेरा हंसना एक तरह से उनकी खिल्ली ही उड़ाना था। गलती तो मैंने ही की थी। दिन भर की थकी हारी मैं यही सब सोचती सोचती सो गई। सुबह टाइम से उठकर काम धाम में लग गई। करीब 8:30 बजे मैडम तैयार होकर बाहर आई। उनके चेहरे पर गजब की ताजगी नजर आ रही थी। मैं करीब पहुंची तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी मालिश की, बहुत आराम मिला छब्बी। उनकी इस बात से पता नहीं क्यों मुझे बड़ी राहत महसूस हुई। उन्हें नाश्ता पेपर देकर मैंने बेडरूम में चादर कंबल हटा दिए। समीना छब्बी मालिश पुराण बताते बताते कई बार भावुक हो गई थी। उसकी बातों से मैं बहुत आहत हुआ था। मैंने उसके मुंह पर ही सुंदर हिडिंबा को गाली देते हुए कहा, उनसे कहो एक बार मुझसे मालिश करा ले, मैं उनका हर तरह का सारा दर्द हमेशा के लिए ठीक कर दूंगा। यह सुनते ही छब्बी मेरे ही ऊपर एकदम से भड़क उठी। तमक कर बोली, अच्छा उनकी मालिश करोगे? बहुत लपलपा रही है जवान। मैं उसे हक्का बक्का देखने लगा कि इसे क्या हो गया है। तभी वह मेरा हाथ पकड़ कर बोली, सुन, बड़ा मचल रहा है औरत की मालिश करने को, तो तू सिर्फ मेरी मालिश कर। तेरे ये हाथ किसी दूसरी औरत के नंगे बदन को छुए या मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, या साफ बता दे रही हूं। अपने प्रति उसका यह लगाव अधिकार देखकर मैं भावुक हो गया। क्षण भर उसकी आंखों में देखा जो भरी भरी सी थी, जिसमें खुद के लिए प्यार ही प्यार और उतना ही अधिकार भी उमड़ता देख रहा था। अचानक मैंने भावावेश में आकर उसे बाहों में जकड़ लिया। हम दोनों उस क्षण डूब जाना चाहते थे, प्यार के सागर में बिल्कुल गहरे एकदम तल तक।
लेकिन तोंदियल रोड़ा बना हुआ था। हम दोनों को उस पर बड़ी गुस्सा आ रही थी, लेकिन विवश थे, किचकिचा कर रह गए। लेकिन अब सोचता हूँ कि उस बेचारे की भी क्या गलती थी। अलग हटने के लिए उसके पास भी जगह ही कहाँ थी। उसके अगले दिन छब्बी ने बताया कि उस दिन मैडम ने मालिश नहीं करवाई, बस कुछ देर हाथ पैर दबाए थे। समीना मैडम के यहाँ फिर ऐसे ही समय तेजी से निकलता जा रहा था और आगे होने वाली वह हाहाकारी घटना भी करीब आती जा रही थी, जो मेरी और छब्बी की दुनिया ही पलट कर रखने वाली थी। जल्दी ही गर्मी की छुट्टियों में मैडम साहब के साथ घूमने स्पेन चली गई। स्पेन उनके जाने के बाद वहीं उनको यह भी मालूम हुआ कि दर्द से आराम के लिए जिस मालिश की खोज में वो मलेशिया, इंडोनेशिया, स्पेन घूम रही थी, उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रभावकारी आयुर्वेदिक मालिश चिकित्सा तो देश में ही होती है, जो वास्तव में शरीर के रोग को दूर करने की पूर्ण चिकित्सा के लिए ही होती है, न कि काम वासना के दिवा स्वप्न यानी फैंटेसी में डुबकी लगाने, मजा लेने के लिए। केरल, तमिलनाडु तो इसके लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। छद्म मालिश से अपने को ठगा हुआ महसूस करती सुंदर हिडिंबा मैडम स्पेन से आने के कुछ महीने बाद ही केरल गईं। उसके बाद वहीं का तेल मालिश के लिए छब्बी को देती रही। समीना, सच यह है कि यह लोग जब घूमने जाते थे तब भी व्यवसाय का पिंड छोड़ते नहीं थे। जितना घूमने फिरने में खर्चा होता था उससे कहीं ज़्यादा कमा भी आते थे। स्पेन जाते समय मैडम ने तोंदियल को भी छुट्टी दे दी थी कि वह अपने घर हो आए। करीब 2 वर्षों से वह घर नहीं गया था। समीना, इस तरह वहाँ काम शुरू करने के लगभग 9-10 महीने बाद जब यह मौका आया तो मैं अंदर ही अंदर खुशी के मारे एकदम फुटेहरा हो गया था। छब्बी भी, जाहिर है सिर्फ इसलिए कि तोंदियल नाम का जो कंकर हमारे उसके बीच में है वह इतने दिनों तक नहीं रहेगा। मैडम भी नहीं रहेंगी और हम दोनों इस पूरे समय इस शानदार घर में खूब ऐश करेंगे। लेकिन मेरी ऐसी सोच पर सुंदर हिडिंबा ने ढेरों पानी उड़ेल दिया। मैडम के जाने के 1 दिन पहले ही तोंदियल चला गया और मैडम ने जाते समय किचन, उससे लगी लॉबी, बालकनी में खुलने वाले दरवाजे के अलावा सब कुछ बंद कर दिया। हम लॉबी और किचन भी प्रयोग कर सकते थे। इसके अलावा यह भी व्यवस्था बनी रही कि हम उनकी जानकारी इच्छा के बिना कहीं जा नहीं सकते। मैडम साहब के यहाँ किसी को यह काम दे गई थी। वह फ़ोन के जरिए, वॉचमैन के जरिए बराबर हम पर नज़र रखे थी। खैर, सब कुछ मन का नहीं हुआ, लेकिन कुछ ऐसा जरूर हुआ कि हम दोनों को जीवन में तब कुछ खुशी मिली। हमने ज़्यादा से ज़्यादा उसे समेटने की कोशिश की। इसके बावजूद कि हर 2-3 घंटे पर साहब के यहाँ से फ़ोन आता था कि क्या कर रहे हो, कहाँ हो। इतना ही नहीं, कोई ना कोई आदमी दिन भर में 1 बार जरूर आता था। हम दोनों भी इन आने वालों के सामने एक दूसरे से ऐसे दूरी बनाए रखते मानो हम एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। नीचे ऑफिस में मैडम का स्टाफ रोज की तरह काम करता था। हम दोनों का दिन में काफ़ी समय नीचे ऑफिस में ही बीतता था। जिस दिन मैडम गई थी उस दिन मैं छब्बी रात 12 बजे तक या तो टीवी देखते रहे या बालकनी में बतियाते रह रहकर हम दोनों बड़े रोमांटिक हो जाते, मगर इस डर से दूर रहे कि कहीं मैडम यह कहते हुए न आ जाएं कि जाना कैंसिल हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, या फिर ऐसा ही कुछ और। जब हमें यह विश्वास हो गया कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तब हमारी बातें रोमांटिक से ज़्यादा चुगलबाजी भरी हो गई। मैं रह रहकर छब्बी को अपनी तरफ खींच लेता, बाहों में कस लेता। जल्दी ही वह भी यही सब करने लगी। उसकी आंखों बहुत से और व्यवहार से जब काम की
मादक खुशबू मेरे नथुनों को मदमस्त करने लगी तो कैमरों के डर के कारण हम बालकनी में ही एक दूसरे से गुथ गए। बहुत देर तक एक दूसरे को प्यार करते रहे। समीना, मैंने 26 से पहले बहुत सी औरतों से संबंध बनाए थे, लेकिन जैसी सुख संतुष्टि उस दिन 26 के साथ मिली वैसी उसके पहले कभी नहीं मिली थी। पहले जिन भी औरतों से संबंध बने थे उन सब में जहाँ सब कुछ मशीनी लगता था, औरतें जहाँ यह एहसास देती थी कि पैसा मिला है तो काम करना है, वहीं 26 में प्यार की ज्वाला की तपिश में तपने के साथ ही प्यार मनवार लगाव की शीतलता मन को मदहोश करने वाली चुवन थी। बालकनी में जब हम दोनों पहली बार प्यार के शिखर से धरातल पर आए तो सोचा कहीं दूर किसी बिल्डिंग से हमें किसी के द्वारा देखे तो नहीं गए हैं। हम किसी के द्वारा देखे तो नहीं गए। हमारी बदकिस्मती देखो समीना कि हमें उस घर में ढंग का एक कोना भी नहीं मिला था जहां हम निश्चिंत होकर मन भर कर प्यार कर सकते। मन में ऐसी आशंका के आते ही हम दोनों ने तय किया कि मैडम नाराज हो या नौकरी से निकाल दे। प्यार हम दोनों का व्यक्तिगत मामला है, हम चाहे जो करें। हम बालिग हैं, उन्हें अपने काम से मतलब होना चाहिए। अब हम जानवरों की तरह ऐसे खुले में नहीं मिलेंगे। 26 ने इसका हल अपनी तरह से निकाला कि बालकनी में ही अपना बिस्तर लगाएंगे और लाइट ऑन करने पर मैं बालकनी में चला जाऊंगा। फिर वह दिखाने के लिए दरवाज़ा बंद करेगी, फिर दूसरे कोने की फुट लाइट ऑन करेगी, उसके सामने कोई सामान रख देगी जिससे लाइट और कम हो जाए। फिर मैं भी बालकनी से अंदर आ जाऊंगा। हमने खुद को समझाते हुए यह भी बात की कि मैडम को भी ऐतराज़ नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा होता तो वह ऐसा इंतजाम करती कि हम मिल ही ना पाते। यह बात तो वह आसानी से समझ ही रही होंगी कि जब घर में औरत मर्द अकेले रहेंगे सोएंगे तो प्यार भी होगा ही होगा। यह एक स्वाभाविक काम है। हम दोनों ने अपने सुविधानुसार अपने लिए जो सही हो सकता था वैसी ही सारी बातें सोची और की। मन में यह बात आते ही योजना फिर बदल गई और फिर हमने बिना किसी हिचक डर के लॉबी में ही अपना लगा लिया बिस्तर। तब हम दोनों ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे कि किसी कैद से न जाने कितने वर्षों बाद आज़ादी मिली है। उस रात हम दोनों बतियाते रहे करीब 2-2:30 बजे रात तक। प्यार की दुनिया की 2 बार और सैर करके लौटे तो हमें लगा मानो हमसे सुखी इंसान दुनिया में कोई है ही नहीं। 26 मेरे सीने में ऐसे दुबक जाती थी जैसे कोई छोटा बच्चा माँ की छाती से चिपका सो रहा होता है। उस रात अमूमन मस्त देखने वाली 26 ने तमाम ऐसी बातें बताई जो बरसों से उसकी छाती में समाई हुई थी। वह बातें बता बता कर कई बार रोई। उसने बताया कि हम 7 भाई बहन थे, जिनमें से एक बहन एक भाई दवा खाने पीने के अभाव में बचपन में ही चल बसे थे। माँ और सारे बच्चों ने बड़े कष्ट उठाए हैं। बाप ने अपनी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी निभाई कि साल दर साल एक कर 7 बच्चे पैदा कर दिए। उनकी सारी कमाई धमाई केवल अपने शराब के लिए होती थी। बच्चे भूखे मरे या कुछ भी हो, उनसे कोई मतलब नहीं था। यहाँ तक कि पीकर माँ बच्चों सबको पीटते थे। माँ चौका बर्तन करके जो पैसे कमाती दारू के लिए वह उनको भी छीन लेते थे। यहाँ तक कि माँ को गर्भावस्था में भी मारते पीटते थे। शराब के चलते वह इतना नीचे गिर चुके थे कि न दिन देखते न रात, न बच्चे न माँ की गर्भावस्था। बस वासना को भूत सवार होते ही टूट पड़ते थे, जिससे खूब झगड़ा होता। आए दिन पड़ोसी आकर शांत कराते। अक्सर ऐसे में पड़ोसियों से भी भिड़ जाते और मार खाकर सो जाते। धन्यवाद मित्रों, शेष अगले भाग में।